विधानसभा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। विधानसभा भवन के गेट नंबर 3 के पास आग लगी थी। विधानसभा भवन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये जानकारी मिली। विधानसभा भवन की बिजली काट करके आग पर काबू पा लिया गया, ये जानकारी। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। गेट नंबर 3 के पास आग लगी, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धुआं वहां से उठ रहा है। विधानसभा भवन की बिजली काट करके आग पर काबू पा लिया गया है, ये जानकारी। इसी पर और जानकारी जुटाते हैं, मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अपने आप में ये मसला बहुत गंभीर हो जाता है। छुट्टी का दिन, इसलिए बड़ा हादसा आज टला है। विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपा, देखिए मैं उस के ठीक सामने खड़ा हूं। चूंकि बंद है विधानसभा भवन, पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इसलिए आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा सकता हूं। अपने दर्शकों को अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं कि जो बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, विधानसभा की जो अंदर की सिक्योरिटी होती है वो पहुंच चुकी है। और इसी जगह पर काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है उसका काम चल रहा था। आप देख रहे होंगे कि सामने कितने तार खुले पड़े हैं और वायरिंग करने के लिए, दीवार में वायरिंग करने के लिए पूरा प्लास्टर काटा गया था, उसको हटाया गया था पुरानी वायरिंग को, और नए तार डाले जा रहे थे। और उसी दौरान ये हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। करीब 15 मिनट तक चिंगारियाँ उठती रहीं और धुआं, पूरा काला धुआं पूरा आसपास विधानसभा के पूरे भवन के ऊपर भर गया। एक तरह से जब दिखना, विजिबिलिटी कम हो गई, तो लोगों ने, जो सिक्योरिटी थी यहाँ पर और विधानसभा के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि इस तरह की आग फायर ब्रिगेड नहीं बुझाती है, उसके लिए जो केमिकल होते हैं, पाउडर होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विधानसभा भवन के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे उनको लाकर यहाँ पर आग पर, चिंगारी पर डाला गया, जिससे आग काबू पाया जा सका। आग पे लपटें बहुत ज़्यादा नहीं थीं, जो चिंगारियाँ थी वो आसपास फैल नहीं थी। हड़कंप मच गया था। सामने बगीचा है, वहाँ पर माली काम कर रहा था, उसने तुरंत सिक्योरिटी को सूचना दी। सिक्योरिटी वालों ने विधानसभा के अंदर के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बताया, और अब यहाँ पर अंदर जो स्टाफ है मेंटेनेंस करने का, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो पहुँच गए हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी, फायर विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। आग कैसे लगी इसकी छानबीन की जा रही है कि आग आखिर कैसे लगी, चूंकि बहुत सेंसिटिव जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर किसी भी तरह की छोटी से छोटी घटना भी बड़ी घटना हो सकती है। आज साल का पहला दिन है, 2023 का पहला दिन, और छुट्टी भी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। और जो काम कर रहे थे वो, ऐसा लग रहा है कि कल शाम को जब काम खत्म हुआ होगा उनको, तो वैसे ही खुले तार छोड़कर चले गए होंगे और आज किसी वजह से हादसा हो गया। ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जो विधानसभा के सुरक्षाकर्मी है वो जांच कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसमें जांच के आदेश भी हो जाएंगे। चूंकि अगर ये किसी वर्किंग डे में हुआ होता हादसा तो बड़ी घटना हो सकती थी। यहीं से सरकार चलती है, मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष और तमाम मंत्री विधायक सब यहीं बैठते हैं। और ये मुख्य द्वार भी है, यानी गेट नंबर 3 जो बिल्कुल लोक भवन के ठीक सामने है, मुख्य द्वार है, और यहाँ से लोगों की एंट्री होती है। शॉर्ट सर्किट से जो अगर चिंगारियाँ निकल रही थी वो उस सड़क तक जा रही थी, यानी जो अंदर आप सड़क देख रहे हैं जो बनी हुई है, उस सड़क तक चिंगारियाँ आ रही थी। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीवीआईपी अगर उधर से गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जन हानि नहीं हुई आज यहाँ पर। लेकिन इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी है, क्या गड़बड़ी हुई, ये सब चीजें सवाल उठा रही हैं। और जांच के लिए भी टीमें आ गई। आप देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं, लगातार टीमें पहुंच रही हैं। अभी कुछ देर पहले आग पर काबू पाया गया था, और अब जिसको जिसको जानकारी मिल रही है, एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, और एबीपी गंगा को देखकर ही कई लोगों ने, जो पुलिस के अधिकारी हैं, समय रहते आग पर नजर पड़ गई और फायर ब्रिगेड को वहां पर बुला लिया गया। आग को फैलने से रोका गया, वरना नुकसान ज्यादा होता, हादसा बड़ा हो सकता था वहां पर। विवेक, बिल्कुल ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। चूंकि आपको एक बार फिर से मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगा, जो वायरिंग आप देख रहे हैं, मोटे मोटे तार, यानी बहुत मोटे मोटे, बहुत, जिसमें से एसी के तार हैं और हाई पावर के केबल हैं। पूरे जो केबल आप सामने देख रहे हैं वो बहुत मोटे तार हैं और पूरी तरह से लिपटे हुए, और काफ़ी पुरानी वायरिंग है। मुझे जो प्राइमा फेसी अंदाजा हो रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने वायर को हटाने के बाद नए वायर रखे गए थे, और उन्हीं पुराने वायर में से जो काटे गए होंगे या उखाड़े गए होंगे, कहीं कोई तार शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसकी वजह से आग लगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। अगर विधानसभा सदन ना चल रहा होता
विधानसभा के अंदर जो नॉर्मल रूटीन कामकाज चलते हैं वही चल रहे होते, जो नॉर्मल डेज में कामकाज होता है। अगर वो नॉर्मल डेज में ही वर्किंग चल रही होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि धुआं इतनी तेजी से, और जो बिजली के तारों के जलने का धुआं होता है वो तुरंत नुकसान पहुंचाता है आपके फेफड़ों को, और आपके शरीर के अन्य जो आंखें हैं, कान हैं, सांस लेते हैं, वो धुआं बहुत घातक हो जाता है, जहरीला धुआं माना जाता है। और ऊपर, ठीक ऊपर उसके ऑफिसेज भी हैं, यानी जहां आग लगी उसके ऊपर ठीक ऊपर ऑफिस हैं, तमाम लोग बैठते हैं, और सीधा धुआं ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ। जो आसपास के ऑफिस में लोग बैठे होते उनके लिए ये जानलेवा हो सकता था, खतरनाक हो सकता था, उनको तबीयत उनकी खराब हो सकती थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता था। लेकिन शुक्र रहा कि उस समय कोई दफ्तर में था नहीं, बंद था। सिक्योरिटी में जरूर मौजूद, जो गेट नंबर 3 है वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ था, वहां लोग मौजूद थे, और बाहर विधानसभा भवन के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद थे। वो उन्होंने देखा और उन्होंने अपने हिसाब से जो वो कर सकते थे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी उन्होंने, और अधिकारियों को बताया, जो विधानसभा के सिक्योरिटी वाले हैं उनको बताया, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन वो आग रिस्की होती है, चूंकि अगर किसी वजह से जलने की कोई और आग होती, इलेक्ट्रिक फायर ना होता तो उसको आसानी से काबू किया जा सकता था। लेकिन इलेक्ट्रिक फायर में कर दी गई, जिसकी वजह से आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, जिस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। अब आग कैसे लगी इसकी बारीकी को समझा जा रहा है, वहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है, टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तराखंड से है, देहरादून से बड़ी खबर है। मैक्स हॉस्पिटल में इलाजरत ऋषभ पंत से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और सीएम धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना है हॉस्पिटल जाकर। घायल ऋषभ पंत का मैक्स में इलाज चल रहा है और पंत की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स ही बता रहे हैं। सड़क के गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, ये सीएम ने भी जब ऋषभ पंत से मुलाकात करके निकले तो ये जानकारी उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि सड़क के गड्ढे की वजह से ही हादसा हुआ है। ऋषभ पंत की सेहत में सुधार, ये राहत वाली बात है परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए, सभी के लिए। सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, ये सीएम ने खुद कहा है। काफ़ी चूँकि पिछले 2 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है और तेज़ी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं, और अभी चूँकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है, और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माताजी भी साथ में हैं। वो लोग, सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत से मिलने आए थे, ऋषभ से उनकी बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि पहले से काफ़ी सुधार जो है उनकी जो बाहरी चोटें हैं उसमें भी देखा जा रहा है। और जो लिगामेंट की बात है, वो जब बाहरी चोटें ठीक हो जाएंगी, दर्द कम हो जाएगा, तो उसके बाद लिगामेंट की जो आगे किस तरीके से सर्जरी करनी है उसके बारे में डॉक्टर्स जो है अपनी राय देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से कल डीडीसीए की टीम यहाँ पहुँची थी और डीडीसीए के डायरेक्टर ने ये कहा था कि ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह वहाँ पर गड्ढे का होना पाया गया था। और यही बात आज ऋषभ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बताई कि वहाँ पर जिस तरीके से जो अचानक जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गड्ढे जैसा उनको वहाँ पर दिखाई दिया था, जिसके बाद जो ये अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे में बड़ा गंभीर ये भी है कि किस तरीके से वहाँ पर जो गड्ढे की बात है वो डीडीसीए ने भी कही और आज ऋषभ ने मुख्यमंत्री को भी ये बात बताई। हालांकि इसमें पुलिस की ओर से एक बयान आया था जिसमें डीजीपी ने ये कहा था कि नींद की झपकी आने के बाद ये पूरा हादसा वहाँ पर हुआ है। तो अभी वहाँ पर भी एक टीम है जो रोड सेफ्टी को लेकर वहाँ पर एक पूरा परीक्षण कर रही है कि किस तरीके से हादसे की वहाँ पर वजह रही होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऋषभ पंत को लेकर अपडेट ये है कि पहले से उनकी रिकवरी अच्छी है, जो बाहरी चोटें उनको आई थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और अभी यहाँ से उनको शिफ्ट करने पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल वो अभी मैक्स अस्पताल में ही रहेंगे। आगे किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाना है, शिफ्ट यहाँ से किया जाना है, उसको लेकर बीसीसीआई की डॉक्टर्स की टीम और मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम लगातार आपस में बातचीत कर रही है। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और इसी बीच एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा दें, ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और परिचालक को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के ड्राइवर और परिचालक 26 जनवरी को सम्मानित होंगे, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और परिचालक ने ऋषभ की मदद की थी जिस वक्त यह हादसा हुआ था। सीएम धामी ने दोनों को 26 जनवरी को सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और परिचालक दोनों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में सीएम ने जानकारी दी। 26 जनवरी को सम्मानित करने का ऐलान सीएम
सीएम ने किया है। ऋषभ पंत की मदद दोनों ने की, तभी ऋषभ की जान बची। ड्राइवर और परिचालक दोनों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, वो उन दोनों चालक और परिचालक हरियाणा परिवहन निगम के बस के थे। उन्होंने जिस समय में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ था, उसमें काफ़ी घायल हो गए थे और उनकी कार लगातार 2-3 बार उन्हीं के सामने पलटी। उन्होंने अपना कोई भी जो है अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने उनकी जान बचाई, उनको बाहर निकाला, जिसके कारण से अब वो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और यूपी विधानसभा के कई मर्तबा स्पीकर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी की हालत में अब सुधार हो रहा है। हालांकि उन्हें अब भी आईसीयू में ही रखा गया, लेकिन तबीयत में सुधार होने की वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया है और इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने आज उन्हें कुछ देर के लिए व्हीलचेयर पर भी बिठाया। केशरी नाथ त्रिपाठी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि तबीयत में सुधार होने के बावजूद अभी उन्हें कम से कम 4 दिन और अस्पताल में ही रखकर निगरानी की जाएगी और हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी, डिस्चार्ज किया जाएगा। 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने और फेफड़ों में संक्रमण होने के बाद केशरी नाथ त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था और इसके बाद उन्हें शहर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। राहत वाली बात यह है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि जो इनके सॉल्ट्स थे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, सोडियम पोटेशियम कम हो गया था, ऑक्सीजन कम हो गई थी, तो उसकी वजह से ही हमको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा था। उनको ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से दिया गया था। अभी मेरे हिसाब से उस दिन से तो बहुत अच्छी है। जब ये परसों आए थे तो इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, 83% था ऑन ऑक्सीजन, और इनका जब टेस्ट कराया गया तो CO2 रिटेंशन बहुत ज़्यादा था और हाइपोक्सिया था, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, सोडियम लेवल काफ़ी कम था और ये कुछ दिनों से बेड रिडन चल रहे थे। तो इनको कुछ फीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो शरीर में प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी थी, एल्बुमिन लेवल कम था, तो हम लोगों ने इन्हें बाईपेप सपोर्ट पे रखा था। तो नेक्स्ट डे ही ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ। इटावा से बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार प्रयासरत है सपा, अखिलेश ने कहा है। एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ सपा के एमएलए ढूंढ रहे थे, ये उन्होंने कहा है। एमपी में सपा के समर्थन से बनी थी कांग्रेस की सरकार, अखिलेश ने कहा। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। भाजपा सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव को उलझा करके रखा। आरक्षण पर आयोग के गठन से कुछ नहीं होने वाला है, अखिलेश ने यह भी कहा। अखिलेश यादव ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। की नीयत कभी साफ नहीं रही है। सरकार की जानकारी में ये बात थी, इस समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जजमेंट आए, और पहले से ये व्यवस्था थी कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आरक्षण आप नहीं कर सकते। सरकार ने जानबूझ करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसके बाद चुनाव को उलझा दिया, क्योंकि सरकार चुनाव को फेस नहीं करना चाहती है। चुनाव में वो जानती है कि जनता उनसे नाराज है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इलाज के सवालों पर, इसलिए चुनाव से भागना चाहती है सरकार।
यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नए साल के मौके पर सभी को बधाई दी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण के तहत ही उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का निकाय चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव संपन्न होंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से भी एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो देर से होंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और सभी दल कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं पिछड़ा विरोधी होने का। चुनाव समय से हो, इसका संकल्प हमारा सरकार का, सब लोगों का। हमने उसके लिए प्रयास भी किया, अधिसूचना भी जारी की, आरक्षण की अवधारणा भी प्रकाशित की, लेकिन एक विषय को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने एक आयोग का गठन कर दिया है और वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आबादी का आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समय के लिए माननीय उच्च न्यायालय पार्टी गई है, सरकार गई है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी समय सीमा माननीय न्यायालय तय करेगा, उस न्यायालय के समय सीमा के आधार पर हम लोग चुनाव की पूरी हम लोग तैयारी करेंगे। तो किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, यही लोग कोर्ट गए। आप अगर पूरा उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते, ये केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। नए साल पर मंदिरों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई अपनों की खुशहाली की कामना भगवान से कर रहा है। आपको 7 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम दिखाते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7 मंदिरों की तस्वीरें। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैन की तस्वीर आप देख सकते हैं। मां गंगा की स्तुति की गई वाराणसी में, काशी में, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। मां के दरबार में श्रद्धालु उमड़े बहुत बड़ी संख्या में। कटरा की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और सिद्धिविनायक पूरी करेंगे मनोकामना, ये मुंबई की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। साईं के दरबार में साधना शिरडी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और झंडे वालान में खुशहाली की कामना लोग करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नए साल का मौका और हर हिस्से की तस्वीर आपने देखी। नए साल पर लखनऊ के चिड़ियाघर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। लोग अपने परिवार के साथ जू में नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लखनऊ का चिड़ियाघर 100 साल का हो चुका है। नए साल का पहला दिन और हर कोई इस नए साल का स्वागत कर रहा है अपने अपने तरीके से। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये जो लखनऊ का ऐतिहासिक चिड़ियाघर है, 100 वर्ष जिसको हो चुके हैं, वहाँ भी नए साल के पहले दिन खूब भीड़ जुटती है। लोग आते हैं और नया वर्ष मनाते हैं। आप देखिए कतार लगी हुई है, तमाम सारे लोग चिड़ियाघर पहुँच रहे हैं घूमने के लिए। कुछ छात्र हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार गोस्वामी। कहाँ से आए हैं? यूपी श्रावस्ती। श्रावस्ती से आए हैं लखनऊ चिड़ियाघर घूमने नए साल में? जी जी। अच्छा, आज पूरा दिन यहीं पर मौज मस्ती होगी? जी, 11 बजे तक यहीं पे होगा, फिर इमामबाड़ा जाएंगे। इमामबाड़ा जाएंगे? जी। पूरा प्लान तैयार है? फिर लुलु मॉल। अच्छा, लुलु मॉल भी जाएंगे? जी। मतलब पूरे सब दोस्त आए हैं, आप भी साथ ही आए हैं? हम साथ हैं, बट हम यहीं रहते हैं लखनऊ में। आप यहीं रहते हैं? हाँ, बट हमारा भी घर वहीं से साथ। सारे दोस्त आए हैं तो सबको आप यहाँ चिड़ियाघर ले आए? हाँ, घुमाने ले। सुना बहुत है चिड़ियाघर के बारे में? सुना बहुत है। आज घूमेंगे भी? तो नया साल लग रहा है कि 2022 से भी बेहतर रहेगा 2023? बेहतर रहेगा। कोविड की बात हो रही कि कोविड फिर कोरोना आ सकता है? तो कॉलेज के दिन है। हाँ? 70% चांस है ना चांस? जी जी। तो उससे बच के भी रहना है नए साल? जी जी, नए साल में बच कर रहना है। उससे बच के रहना है, मास्क लगाएंगे और फॉलो करेंगे जो है नियम को माने, सारे नियम फॉलो करेंगे। मनाने के लिए हमें खासा उत्साहित नजर आ रहा है। हर कोई अपने तरीके से नए साल के जश्न को मना रहा है और 2023 का स्वागत कर रहा है। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।